तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का टियर 1 का 20 जुलाई शिफ्ट 4 का पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं डाल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आपको, है ना। अभी हम लोग लाइव क्लास लेते थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो 2 वीक रिकॉर्डेड वीडियो से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आज का क्लास में हम लोग 20 जुलाई शिफ्ट 4 का प्रैक्टिस करेंगे, है ना, टियर 1 का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ ₹30,000 बिकम्स 38,400 आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम इन हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि 30,000 रुपया 38,400 बन जाएगा। ठीक है, अगर उसको 8% पर एनम का इंटरेस्ट में आप डालते हैं तो कितने टाइम में ये 38,400 बन जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का होता है आपका PRT/100। ठीक है, तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या होगा, SI गुना 100/PR, यही होगा, है ना, PR। तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो अमाउंट है आपका 38,400, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, यही होता है। तो ये हो जाएगा 38,400 माइनस 30,000, कितना हो जाएगा आपका 8,400 रुपया। तो 8,400 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है जी। तो 8,400 सिंपल इंटरेस्ट, 8,400 और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। प्रिंसिपल क्या है आपका 30,000 है, 30,000 है, और रेट हो गया आपका 8। अब यहाँ पे काट पीट करेंगे तो ये 0 0 0 0 4 कट जाएगा, है ना। 3 से जाएगा 28 बार में, और ये आपका 4 से जाएगा 4 दूनी 4 सत्ते, तो ये हो गया आपका 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स में आपका 30,000 रुपया 38,400 बन जाएगा 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 31:6। द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग द करंट इन 4 hours 10 minutes। फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक मोटर बोट है और उस मोटर बोट और वाटर का जो करंट ऑफ वाटर है ना, करंट ऑफ वाटर मतलब धारा का स्पीड। जैसे ये आपका नदी है, तो धारा का जो स्पीड है इसको कहते हैं करंट। ठीक है, क्या कहते हैं, करंट। तो करंट का जो स्पीड है यानी नदी का स्पीड, ठीक है, नदी का स्पीड, पानी का स्पीड। ठीक है, तो वो है 31:6 का। द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट इन 4 hours 10 minutes। अब देखिए, अलोंग द करंट दो चीज़ है आपका, अलोंग द करंट, अलोंग द करंट, ठीक है, और होता है एक अगेंस्ट द करंट। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगेंस्ट द करंट। अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा चीज़ को। जैसे ये नदी है, ये क्या है, नदी है। ठीक है जी, ये क्या है, नदी है। अब अगर आप नदी के साथ जा रहे हैं, यानी नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ आपका बोट है ना। नदी मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है और आपका बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप बोल रहे हैं कि अलोंग द करंट, मतलब करंट के साथ आप चल रहे हैं, करंट के साथ आप चल रहे हैं। लेकिन नदी की धारा इधर है और आप जो है आप ऐसे आ रहे हैं, मतलब नदी इधर बह रही है, आप उसका उल्टा आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब कि आप नदी के विपरीत दिशा में बह रहे हैं, मतलब नदी उस दिशा में बह रही है तो आप इस दिशा में आ रहे हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो नदी के साथ जो बहते हैं उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और नदी के अगेंस्ट में आप जब चलते हैं तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये चीज़ समझिएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर बोट है ना, मोटर बोट है, मान लीजिए ये नदी है, मोटर बोट। ठीक है, ये आपका नाव है, मोटर बोट। ठीक है, ये आपका नाव है। ये नाव जो है यहाँ अलोंग द स्ट्रीम, क्या बोल रहा है, अलोंग द स्ट्रीम 4 घंटा 10 मिनट में कोई डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, नदी का स्पीड, नदी का डिस्टेंस है A से B। ठीक है, A to B। तो ये जो नाव है A से B जाने में 4 घंटा 10 मिनट लेता है, 4 hours 10 minutes। ठीक है जी, यही आपसे बोल रहा है। अलोंग द करंट मतलब नदी का करंट जो है इधर बढ़ रहा है। ठीक है, नदी का करंट क्या है, इस साइड है। यहाँ तक समझ में आया। तो जब अलोंग द करंट बोट A से B जाता है तो 4 घंटा 10 मिनट लगता है। ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। अब क्या है, यहाँ पे बोट पहुँच गया, यहाँ पे बोट पहुँच गया। अब उसको यहाँ से इधर आना है, यहाँ से इधर आना है। ये जो बोट है आपका,
ठीक है, ये जो बोट है आपका, अब इसको क्या करना है, यहाँ से इधर आना है, ठीक है। तो बी से आने ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी जाने में 4 घंटा 10 मिनट, तो बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आया, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, मतलब ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, ठीक है जी, समझ में आया। तो ए से बी जब जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। और बी से जब ए आएगा तो वो अप स्ट्रीम कहलाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि मोटर बोट का स्पीड और करंट का स्पीड, इसका रेशियो क्या है, 31:6, यही दिया हुआ है। अब आपको चाहिए अप स्ट्रीम रेशियो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। तो अब पहले चाहिए हमें अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, देखिए ये आपका मोटर बोट का स्पीड है, ठीक है। मोटर बोट इधर से इधर जा रहा है, नदी के इधर, नदी का स्पीड ये है। तो मोटर बोट का स्पीड और नदी का स्पीड दोनों को जोड़ देंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा। जब आप अगेंस्ट में आ रहे हैं तो मोटर बोट का स्पीड से नदी का स्पीड माइनस कर देंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड होगा, यही होता है जी, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, मोटर बोट का स्पीड में से करंट का स्पीड माइनस कर देंगे। करंट का स्पीड मतलब नदी का स्पीड, ठीक है जी, नदी जो पानी बह रही है उसका स्पीड। तो 31 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 25। तो ये अप स्ट्रीम स्पीड हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पीड का हम लोग देख रहे हैं, स्पीड का रेशियो, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 31 + 6 यानी 37। तो ये हो गया आपका 25:37 क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो, ठीक है। अब टाइम होगा, अब देखिए अभी मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी गया और बी से ए वापस आया, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम टेकन। स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी जितना आपका स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ 25:37 क्या है, स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 37:25, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि डाउन स्ट्रीम जाने में, है ना, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा था, 4 घंटा 10 मिनट। ए से बी डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लग रहा था, 4 घंटा 10 मिनट, यानी 4 छक 24 और 10, 250 मिनट, कितना, 250 मिनट। यानी 25 का वैल्यू किसके बराबर है, 250 मिनट के बराबर है, 250 मिनट के बराबर है। तो एक का वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, 10 मिनट के बराबर होगा, ठीक है जी। तो 37 का वैल्यू क्या होगा, 370 मिनट के बराबर होगा, गुना 10 करेंगे तो 370 मिनट, 370 मिनट। और 370 मिनट में क्या होता है, 6 घंटा 10 मिनट, 6 आवर 10 मिनट, ठीक है जी। 6 घंटा मतलब 360 मिनट और प्लस 10 मिनट, तो 6 घंटा 10 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। ये इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके हर एक शिफ्ट में आए थे ना, कि x + 1/x का वैल्यू क्या है, तो x का पावर 8 - 1/x का पावर 8 या x का पावर 6 - 1/x का पावर 6, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आए थे, है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप इसमें अच्छा कर सकते वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो अगला सवाल क्या है कि x + 1/x = 3√2 दिया हुआ है, x + 1/x = 3√2 दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x का पावर 8 - 1/x का पावर 8, ये आपसे पूछा गया है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 8 - 1/x का पावर 8 है, तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। x का पावर 8 - 1/x का पावर 8, इसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो हम x का पावर 8 - 1/x का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 इंटू x का पावर 4 - 1/x का पावर 4। उसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 को और फर्दर ब्रेक करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक तरह से ब्रेक करेंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। यहाँ तक सबको क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। इंटू क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 - 1/x का पावर 4, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है जी। अब इसको क्या फर्दर अगर ब्रेक करेंगे, x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 को, तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x², ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपका x² - 1/x², ठीक है जी। अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। प्लस में जब रहे तो आपको छेड़ना नहीं है ना, प्लस में रहे तो आपको छेड़ना नहीं है, माइनस में रहे तो आपको छेड़ना है। माइनस में भी कब, जब आपका पावर इवन हो, है ना, पावर इवन हो। अब पावर ऑड भी हो तो चलेगा, लेकिन उसमें क्यूब वाला आ जाता है ना,
सॉरी पावर ऑड रहेगा तो आपका उसमें अलग से ब्रेक करके बनाते हैं, जैसे एक्स का पावर 5, हाँ एक्स का पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 5 में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस करते हैं ना। तो पावर अगर आपका ऑड हो तो उसमें अलग फार्मूला लगता है, लेकिन पावर अगर आपका इवन हो, पावर इवन हो और माइनस हो, पावर इवन हो, जैसे यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, ध्यान दीजिएगा, पावर क्या है आपका, इवन है, पावर यहाँ 8 क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है, तो पावर इवन है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जब रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। प्लस में क्या होगा, फिर प्लस में आप सीधे कर लेंगे, अगर एक्स का पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 8 निकालना होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालते हैं, फिर एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 निकालते हैं, फिर एक्स का पावर 4 के हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्स का पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 8 निकालते हैं। तो माइनस में आप ये काम आपको करना है, ठीक है जी। अब इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है जी, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक करने के बाद ये बन गया, है ना, समझ में आया। तो ये एक ट्री बन गया आपका ना, एक ट्री बन गया। तो इतना मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो हम लोग सीधे इसको अभी रफ कर देते हैं, आपको समझा दिया मैंने। अब रफ करके हम लोग एक्स का पावर 8 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 8 क्या लिख सकते हैं, ये आप देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हो गया आपका एक्स प्लस 1 बाय एक्स, और फिर लिखेंगे एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है जी, यही लिखेंगे, है ना, क्लियर है, दिख रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, पूरा नहीं आ रहा। फिर से लिखते हैं एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4, ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, और ये x माइनस 1 बाय एक्स, ये आप लिख सकते हैं x का पावर 8 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 8 के बराबर, ठीक है, इसके बराबर, ठीक है जी, क्लियर है, आपको यही निकालना है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हमें सबका वैल्यू निकालना होगा, है ना, कि हमें इसका भी वैल्यू चाहिए, इसका भी वैल्यू चाहिए, इसका भी वैल्यू चाहिए, इसका भी वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू आपको दे चुका है, ये क्या है, 3√2। तो x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, और x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों, आपको क्या बताया मैंने आपको बताया था कि x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू होता है आपका k, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2, ये चीज़ बताया गया है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो अगर आपको पता है तो हम क्या कर सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 3 या 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 16, ठीक है, ये 16। अगर इसका वैल्यू k है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू k है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4, वही k स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये होगी आपका 254, क्या होगी आपका 254, ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मुझे बताइए, ये हो गया मल्टीप्लाई, अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, है ना, इसका वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू। अगर अभी लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, है ना, हर एक क्लास में लगभग ये क्वेश्चन हर एक क्लास में है, तो हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू k है, क्या है, k है, तो x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4, सॉरी k स्क्वायर माइनस 4, k स्क्वायर माइनस 4। तो अगर यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू k है, यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, 3√2, क्या है, 3√2, तो x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, यानी 9 दूनी 18 माइनस 4 अंडर रूट 14, क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 3 9 दूनी 18 माइनस 4 अंडर रूट 14, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14। तो इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट 14, ठीक है, x माइनस 1 बाय एक्स क्या हो गया, अंडर रूट 14, क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपका 7 √11 7 है, √11 आने का तो कोई संभावना नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ये सही नहीं होगा, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √7, ठीक है जी। अब देखो √2 बन के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, क्या हो गया 6, और यहाँ √2 7, ठीक है जी। ये हो गया आपका 16 गुना 6 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 16 गुना 6 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, गुना 254। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, 16 छक 96 हो जाएगा, गुना 254 √7, तो √7 आपका सब में है। तो अब हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट देखेंगे तो 6 चके 24, तो 24 यानी 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया।
अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, 1 और 2, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन बचा 1 और 2, क्लियर है। अब हमें देखना है कि इसको क्या मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में से कोई आ जाए। तो हम लोग डिजिट सम का यूज करेंगे ना, डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम अगर हम करें तो ये हो गया 5 और 4 9, क्या हो गया आपका 5 और 4 9। डिजिट सम का यूज करें तो 5 और 4 9, तो इसका बचा 2, इसका डिजिट सम क्या हो गया 2, और इसका 9 कट जाएगा तो 6, तो 6 दूनी 12, तो डिजिट सम क्या हो रहा है यहाँ पे 12 हो रहा है, तो इसका डिजिट सम क्या हो गया 3, क्या हो गया 3। तो ये रूट 7 को आप हटा दीजिए, क्योंकि रूट 7 सब में है ना, तो रूट 7 को आपको नहीं देखना है ना, रूट 7 को आप हटा दीजिए। रूट 7 को हटाने के बाद जो ये बचा है आपका, ये वाला पार्ट बचा है, इसमें आपको डिजिट सम लगाना है, ठीक है जी। रूट 7 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, रूट 7 है यहाँ पे, यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, तो हमें ये वाला जो नंबर है ना, ये दोनों, इसका डिजिट सम देखना है, ठीक है जी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं डिजिट सम, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा। तो 3 होना चाहिए डिजिट सम, 3 होना चाहिए। तो अगर हम देखें इसको, देखें 6 और 3 9, ठीक है, 4 4 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसका डिजिट सम 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका करेक्ट होगा। मिलाना चाहते हैं तो देख लीजिए, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 8 और 4 12, 12 का डिजिट सम क्या होता है 3 होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 200%, 300% एंड 300% रिस्पेक्टिवली, देन कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। घनाभ की लंबाई और घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 3% की वृद्धि होती है। मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट को इंक्रीज करते हैं 200%, 300% और 300% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो जब आप लेंथ ब्रेथ और हाइट बढ़ा देते हैं तो जो आपका वॉल्यूम आया और पहले जो आपका वॉल्यूम था, ठीक है, तो जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है कितना बढ़ गया है ना, कितना टाइम्स बढ़ गया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, कितना टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीज पूछ रहा है ना। तो देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका रेशियो है 1:2:3। ठीक है जी, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम देखें तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वॉल्यूम, 6 यूनिट, 6 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया 6, 3 दूनी 6। वॉल्यूम क्या होता है LBH, क्या होता है वॉल्यूम LBH। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH होता है ना। अब लेंथ को 200% बढ़ा दिया। अब यहाँ पे समझिएगा, इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज टू दो चीज़ होता है। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू। अगर इंक्रीज्ड टू 2% बोला है, 200% बोला है, ठीक है, अगर बोला जाता कि इंक्रीज्ड टू 200%, ठीक है, इसका मतलब कि अगर 1 है तो उसको 2 कर दिया, 1 है तो 2 कर दिया, मतलब इंक्रीज्ड टू 200%। पहले इसका पहले क्या था 100, एक जो आपका एक नंबर जो है अपने आप में 100% होता है। ठीक है जी, जैसे 5 एक नंबर है, 5 अपने आप का 100% है। मैंने बोला इंक्रीज्ड टू 100%, इंक्रीज टू 200%, मतलब 100% को अब 200% बना दिए, यानी अब ये हो गया 10। ठीक है जी, लेकिन इंक्रीज्ड बाय 200% बोला है ना, इंक्रीज्ड बाय 200% बोला। ठीक है, तो एक नंबर है अपने आप का 100% होता है। ठीक है, एक नंबर अपने आप का 100% होता है, तो इसका 200% क्या होगा 10 होगा। इसका 200% क्या होगा 10 होगा। अपने आप का एक नंबर अपने आप का 100% होता है, इसका 200% क्या होगा 10 होगा। ये क्या होगा 200%। अब क्या बोल रहा है इंक्रीज्ड बाय 200%, मतलब पहले की तो 5 था ही था, 200% और बढ़ा दिया, 200% और बढ़ा दिया, यानी 10 5 15 कर दिया। ठीक है जी, और इंक्रीज्ड टू 200% बोलता है तो ये हो जाता सिर्फ 10। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो लैंग्वेज है ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय 200% बोला, यानी 1 था, 1 के साथ इसका 200% और बढ़ा दिया, तो 1 का 200% क्या होगा 2 होगा, तो 2 बढ़ा दिया, यानी 2 1 3 हो गया है ना। लेंथ अब कितना हो गया 3 हो गया इंक्रीज्ड। ठीक है जी, ये 2 था, इसका 300% और बढ़ा दिया, तो 200 का 300% क्या होगा, 200 का 100% 2 होता है, तो 300% 6 होगा, यानी 2 पहले था ही था, 2 पहले था ही था। अब क्या किया 2 से बढ़ाकर 6 और बढ़ा दिया है ना, 2 से बढ़ाकर 8 कर दिया, 6 और बढ़ा दिया यानी 8 हो गया, तो 6 और बढ़ा दिया तो ये 8 हो गया। इसका 300% क्या होगा, 100% 3 होता है, तो 300% क्या होगा, कितना होगा 27 है ना। 300% कितना होगा 27। देखिए 300 का 300%, 300 का 300%,
सॉरी 9 होगा, माफ़ कीजिएगा 9 होगा, है ना, 9, माफ़ कीजिएगा 9 होगा। 300 का 300% क्या होगा, 9 होगा, 27 नहीं 9 होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 9 होगा। तो 300 का 300% कितना होगा, 9 होगा। तो 300 का 100% होता है 100, सॉरी 3, 300 का 100% 3, तो 300% क्या होगा 9। तो 3 को बढ़ाकर 3 जो है 3 में 9 और बढ़ा दिया, है ना, इंक्रीज्ड बाय 300% का मतलब क्या हुआ कि 3 में 9 और बढ़ा दिया, 300% और बढ़ा दिया। तो 3 और 9 क्या हो गया, 12, ठीक है जी, समझिएगा। देखिए फिर से समझिएगा, जैसे 200 को हम 200% से बढ़ा दिए, तो 2 तो था ही था, 2 को 200% से बढ़ा दिए, मतलब 2 का 200% और कर दिए, ठीक है, 300% कर दिया ना, 300% कर दिया। तो देखिए क्या हो गया आपका 2 + 6 8 हो गया, है ना। उसी तरह 3 था ही और 3 को 300% से बढ़ा दिए, 3 + 300%, ठीक है। तो ये 100 कर गया, 3 × 9 3 12, ठीक है जी, 12 हो गया, है ना। इसी तरह होगा, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो फाइनल वॉल्यूम आया, फाइनल जो वॉल्यूम आया ये क्या आया, 12 × 8 = 96। ये अगर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को, 3 × 8 × 2 × 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को क्या लिखे हम, 2 × 6 लिख दिए, 12 को लिख दिए 2 × 6। तो पहले 6 था, अब ये यहाँ भी 6 है, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 8 दूनी 16, 16 × 3 48, 48 × 6, ये 48 टाइम्स बढ़ गया, 48 टाइम्स बढ़ा नहीं, 48 टाइम्स हो गया, है ना, ठीक है। ये पहले 6 था, अब 48 × 6 हो गया, यानी 48 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, इंक्रीज्ड टू 48 टाइम्स। अगर यहाँ से पूछा जाता कि क्वेश्चन में पूछा जाता द ओरिजिनल वॉल्यूम इज इंक्रीज टू हाउ मच टाइम, इंक्रीज टू हाउ मच टाइम होता तो इसका आंसर 48 टाइम्स होता, ठीक है। लेकिन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम कितना होगा, तो अगर आप देखें पहले 6 था, ठीक है, और 48 गुना हो गया, यानी प्लस 47 गुना और बढ़ा इसमें, है ना, पहले 47 × 6 और बढ़ा। जैसे अगर देखें पहले 6 था, ठीक है, और प्लस अब क्या हुआ 47 × 6 और बढ़ गया, है ना। तो देखा जाए तो कितना टाइम्स बढ़ा, 47 गुना बढ़ गया, ठीक है जी। तो इंक्रीज बाय 47 बढ़ गया। पहले आपका 6 × 1 था, अब 6 × 48 हो गया, तो कितना टाइम बढ़ा, 47 गुना बढ़ गया, है ना। तो इंक्रीज्ड बाय 47 टाइम्स होगा, ठीक है जी, क्लियर है। बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंक्रीज टू, अगर इंक्रीज टू बोलता है तो 48 टाइम्स, और इंक्रीज्ड बाय बोलेगा तो इंक्रीज बाय 47 टाइम्स, ठीक है, एक माइनस करके, है ना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec² a - tan² a। sec² a - tan² a का मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होता है 1, ठीक है। आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी पढ़ा है वो क्या है, वो आप वो है एक sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है वो हम लोग पढ़े हैं। पहला है sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1, और एक होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, cot² थीटा बराबर 1, ठीक है। 3 पढ़े थे, 3 में से एक दिया हुआ है ना, sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, ये आपका 1 होता है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच नंबर एमंग 34936 35508 35880 एंड 36508 इज डिविजिबल बाय 33। मतलब इन चारों में से 33 से कौन डिविजिबल है, यानी 33 से कौन डिविजिबल है ना, ये हमें चेक करता है। तो देखिए 33 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन है 3 से भी होना चाहिए डिवाइड और 11 से भी होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर 33 से डिविजिबल है, 33 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, ठीक है जी। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो यूनिट ये जो डिजिट का सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डिजिट का सम अगर हम देखें तो एक एक करके कंपेयर करते हैं। तो देखिए 3 से 3 जो है 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, 3 भी 6 भी, इसका ये देखें 4 है, तो ये 4 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। डिजिट सम यहाँ पे देखिए 1 4 बच गया, यानी 3 1 4, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये 3 से गुना नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 3 और 6 ये आपका है, और 8 और 5 13, 8 और 5 13, ये 13 आ रहा है, 13 का ये सम क्या होगा 4, 4 जो है आपका 3 से मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 3 आपका हो गया, 5 5 10 और 18, 18 जो है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो सकता है। 5 5 10 3 13 और 8 21 क्या है 21, 21 भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ये भी आपका हो सकता है ना, ये 3 कट जाएगा फिर 18 बचेगा, तो ये दोनों हो सकता है। तो अब दोनों में से हमें एक चेक करना है कि कौन आपका 33 से मल्टीपल है, तो 2 ऑप्शन आपने काट दिया। अब अगला में चेक करेंगे हम 11 से,
कि 11 से कौन मल्टीपल है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है सर, वो है आपका कि जैसे मान लीजिए ऑड डिजिट और इवन डिजिट, इसका जो सम होता है, ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम, ठीक है, उसका सम करेंगे, फिर हम लोग उसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस अगर आपका 0 या 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए 4, 5, 8, 9, ये 11 से डिवाइड है कि नहीं ये हमें देखना है। तो 8 और 4 12 करेंगे, ऑड वाला पहले तो 12, और 9 और 5 कितना होता है 14, 12 माइनस 14 यानी डिफरेंस क्या है -2। -2 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है। 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 0 है, नहीं है। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, है ना। तो फटाफट चेक कर लेंगे। अगर आप देखें तो 5 और 3 8, 8 16, क्या हो गया आपका, ये हो गया 16। 5 और 3 8, 8 8 16, 16 माइनस 5 ये हो गया आपका 11। डिफरेंस क्या है 11, 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए 5 और 3 8, ये हो गया 8, और 8 5 13, -13, तो ये हो गया डिफरेंस -5 का। तो -5 जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जेड कंप्लीटेड ए वर्क कॉस्टिंग ₹3400, एक्स वर्कड फॉर 5 days, वाई फॉर 7 days एंड जेड फॉर 10 days। If their daily wages are in the ratio of 4:5:3, how much amount will be received by X? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन। X, Y और Z कोई काम को करते हैं, तीनों को मिलाकर 3400 रुपया मिलता है। X 5 दिन के लिए काम करता है, Y 7 दिन के लिए काम करता है, और Z जो है 10 दिन के लिए काम करता है। इफ़ देयर डेली वेजेज आर इन द रेशियो 4:5:3, एक दिन में एक्स को मान लीजिए 4 यूनिट पैसा मिलता है, बी को 5 यूनिट पैसा मिलता है, और सी को 3 यूनिट पैसा मिलता है। तो उस 3400 रुपया में एक्स को कितना पैसा मिला होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, तो देखिए एक दिन में ए को कितना मिल रहा है 4 रुपया, बी को 5, और सी को ए बी नहीं है, एक्स वाई जेड है। एक्स को 4 यूनिट पैसा, बी को 5 और जेड को 3। एक्स देखिए समझिए वाई जेड, ठीक है जी। एक्स को एक दिन में 4 यूनिट, वाई को 5 यूनिट और जेड को 3 यूनिट पैसा मिल रहा है। ठीक है, एक दिन में है ना, एक दिन में एक्स को 4 यूनिट, वाई को 5 यूनिट, जेड को 3 यूनिट पैसा मिल रहा है एक दिन में। ठीक है जी, एक्स कितना दिन काम कर रहा है, एक्स जो है आपका 5 दिन काम कर रहा है। ठीक है, एक्स कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। तो एक्स जो है 5 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक दिन का पैसा। अब देखिए एक्स जो है 5 दिन काम कर रहा है, वाई जो है 7 दिन काम कर रहा है। वाई कितना काम कर रहा है सर, 7 दिन काम कर रहा है। वाई 7 दिन काम कर रहा है। जेड कितना दिन काम कर रहा है, जेड जो है आपका 10 दिन काम कर रहा है। कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन। तो जेड आपका 10 दिन काम कर रहा है, तो 10 दिन ये हो गया। तो एक दिन में 4 रुपया मिलता है एक्स को, तो 5 दिन में कितना मिलेगा, 5 गुना 4 गुना कर देंगे, है ना। एक दिन में अगर 4 रुपया कमाता है एक्स जो है एक दिन में 4 रुपया कमाता है, तो 5 दिन काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा, 20 रुपया कमाएगा, यानी 20 यूनिट रुपया कमाएगा। ठीक है जी। वाई जो है एक दिन में 5 यूनिट कमाता है, तो 7 दिन में 35 यूनिट कमाएगा। जेड जो है एक दिन में 3 कमाता है, तो 10 दिन में 30 यूनिट कमाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो निकल गया टोटल वेज का, यानी ए का टोटल वेज, बी का एक्स का टोटल वेज, वाई का टोटल वेज और जेड का टोटल वेज का रेशियो निकल गया। ये टोटल वेज का रेशियो निकल गया, यानी टोटल उनका कमाई का रेशियो निकल गया। तो अगर हम देखें तो 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 छके 30, तो ये हो गया 7:4:7:6, यानी एक्स वाई जेड का टोटल वेज का रेशियो क्या हो गया, 4:7:जेड, यानी 7 4 11, 11 और 6 17, यानी 17 यूनिट ये आपका टोटल वेज हो गया, है ना। एक्स का टोटल वेज 4, वाई का 7 और जेड का 6। ठीक है, तो टोटल वेज का रेशियो 4:7:6 हो गया, यानी 17 यूनिट, और टोटल वेज तीनों मिलाकर कितना मिल रहा है, 3400 रुपया। टोटल कितना मिल रहा है, 3400 रुपया। ठीक है, 3400। तो 17 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 3400 रुपया के बराबर है। ठीक है जी, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 200 रुपया के बराबर होगा, 200 रुपया के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ए को टोटल वेज कितना, एक्स को टोटल वेज कितना मिला, एक्स को टोटल वेज है 4, एक्स का टोटल कितना है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया के बराबर, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 800 रुपया के बराबर, 800 रुपया के बराबर। तो एक्स को जो है टोटल रुपया 800 रुपया मिला है। ठीक है, एक्स का जो वेज है 3400 में से 800 रुपया मिला। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A 15 centimeter long perpendicular is drawn from the center of a circle to a 40 centimeter long chord. Find the diameter of the circle. क्लियर है, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास निकालना है ना, डायमीटर निकालना है।
तो क्वेश्चन समझिएगा, एक सर्कल है, ये आपका मान लेते हैं सर्कल है, इस सर्कल पे एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है, जीवा है ना, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर मान लेते हैं यहाँ है ना। इस सर्कल के सेंटर से है ना एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या किया हम लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ किया, किस पे, जीवा पे, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। जब सेंटर से आप कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या करता है, आधा आधा में बांट देता है। तो अगर ये पूरा 40 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 20 होगा, यहाँ से यहाँ 20 होगा, ठीक है। और ये कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ मिला दें तो ये हो गया आपका रेडियस, क्या हो गया, रेडियस। तो ये 15, ठीक है, ये 15, ये 20, तो ये क्या हो जाएगा 25। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 15, 20 और 25 क्या बनता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 हो गया। रेडियस अगर आपका 25 हो गया तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है आपका 2r, यानी 2 गुना रेडियस, तो 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 50 सेंटीमीटर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए क्या है कि वर्टिकल पोल ऑफ 28 मीटर हाइट कास्ट 19.2 मीटर लॉन्ग शेडो एट द सेम टाइम, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ 52.5 मीटर हाइट। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है कि 28 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करें। तो ये देखिए एक पोल है ना, ये एक पोल है, ठीक है। इसका हाइट क्या दिया है, इसका हाइट है आपका 28 मीटर है ना, 28 मीटर। और इस पोल का जो परछाई है, ये आप मान लेते हैं परछाई है, ये 19.2 सेंटीमीटर है। तो कुछ थीटा बनाएगा एंगल है ना। तो सेम टाइम पर आप जो है ये थीटा जो एंगल बना रहा है, तो सेम टाइम पे जो सन का उसमें जो एंगल पड़ेगा ना, सन का जो एंगल पड़ेगा वो एंगल आपका सेम होगा है ना। सेम टाइम पे कोई एक पोल पे जो एंगल पड़ रहा है दूसरे पोल पर सेम एंगल पड़ेगा है ना। तो ये आपका पहला पोल पे है ना, पहला पोल 28 मीटर का है, जिसका जो छाया बन रहा है, छाया मतलब शैडो बन रहा है, 19.2 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है जी। दूसरा पोल है ना, एक और पोल दिया हुआ है, एक और पोल दिया हुआ है। ये पोल है भाई कुछ है इस तरह, इसका हाइट जो है 52.5 मीटर है, 52.5 मीटर है, ठीक है जी। तो ये जो पोल है, अब ये कितना शैडो बनाएगा, एंगल आपका थीटा ही होगा, बस यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये 28 मीटर का हाइट वाला पोल 19.2 मीटर का क्या बनाता है, शैडो बनाता है। 28 मीटर का हाइट वाला पोल 19.2 मीटर का शैडो बनाता है। तो बताइए 52.5 मीटर वाला पोल कितना मीटर का शैडो बनाएगा, यही आपसे पूछा है। तो थीटा दोनों में जब सेम है तो tan थीटा का वैल्यू दोनों में क्या होगा, सेम होगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों में सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा है ना, सेम होगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों में सेम होगा। अगर थीटा सेम है तो यहाँ भी अगर tan थीटा लगाएंगे तो p/b, यहाँ भी थीटा लगाएंगे तो p/b। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो इस ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये होगा है ना, रेशियो सेम होगा। यानी 28/19.2 इक्वल टू क्या होगा, 52.5 बटा ये आप मान लेते हैं, ये छाया का जो है शैडो s मान लेते हैं कि शैडो का लेंथ s है। क्लियर है जी, ठीक है, शैडो का लेंथ s मान लेते हैं। तो आपको s का वैल्यू निकालना है ना। तो सिंपल अब अच्छा ये क्या किया, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अब काट पीट करेंगे है ना। तो अब देखिए ये s है, अगर आप यहाँ पे देखें तो काटनिएगा तो ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा ना, 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, तो 7.5 से कट जाएगा। ये 7 चौके 28, 4 से अगर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 4 8 32, 4.8। तो s बराबर कितना हो गया, 7.5 इंटू 4.8, ये आपका निकल गया, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 75 को अगर आप 5 से गुना करके 75 को 50 से कर देंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल अगर आप देखें तो इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे हम ब्रेक करेंगे, देखिए इसको हम कर सकते हैं 2.5 इंटू 3, इसको क्या कर सकते हैं 2.5 इंटू 3,
और इसको कर देंगे हम 1.2 12 गुना, ये हो जाएगा 1, ये आपको ऐसे कर दीजिए ना, ये कर दीजिए 1.2 इंटू 3, सॉरी 1.2 इंटू 4, ठीक है 4, ठीक है जी, क्लियर है। ये 2.5 इंटू 3, ये 1.2 इंटू 4 है ना। ठीक है। अब देखिए 25 चौके अगर हम 100 करेंगे, 25 चौके अगर हम 100 करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, है ना। 25 चौके 100 करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो जब 2 जीरो आएगा तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100 करेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। 25 चौके अगर 100 करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो आएगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट खट जाएगा, ठीक है, खट जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट में किसी में नहीं आएगा, तो ये आपका काम कर दिया पॉइंट हटाने वाला, यानी 25 और 4 खत्म हो गया, तो बचा क्या 12 3 36, तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, 36 मीटर, ठीक है। ये आपको कर सकते हैं, या सिंपल आपको गुना करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे आपको 75 को 50 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 75 गुना 50 कीजिए, फिर माइनस 150 कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप करेंगे 75 गुना 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35 और 2 37, ठीक है, 37.5 आएगा। 37.5 में से आपको 1.5 माइनस करना पड़ेगा तो 36 आ जाएगा, 36 मीटर। 1.5 क्यों करेंगे, क्योंकि 75 गुना 2 माइनस करना पड़ेगा ना, 75 गुना आपने 5 किया था तो 75 गुना 0.2 आपको करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 36 इस तरह भी आ जाएगा, क्लियर है, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 68 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ इन मीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया, कि विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस, जो आपका विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यदि आयत का परिमाप 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ आपका 2 मीटर, सॉरी ब्रेथ आपका 2 मीटर कम है लेंथ से, और पेरीमीटर क्या है 68 मीटर है। पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B, 2 × L+B ये पेरीमीटर होता है, ये हो गया 68। तो L+B कितना हो जाएगा सर, L+B हो जाएगा 34। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे सिंपल जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो सिंपल निकाल देंगे ना, कि 34 को ऐसे कैसे ब्रेक करें कि 2 का डिफरेंस आ जाए। 34 को हम कैसे ब्रेक करें कि 2 का डिफरेंस आ जाए। तो दिमाग में आप कर लीजिए कि ऐसे भी आपको L-B दिया है 2, L-B दिया है 2, कोई ऐसे दिमाग लगा लेंगे ना, दिमाग लगाने वाले लगा लेंगे कि L-B दिया है आपका 2, तो 34 और 2 L कितना हो जाएगा, 34 और 2 36, तो L बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 तो आप निकाल सकते हैं, क्या पूछा है लेंथ, लेंथ आपका 18 यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो L इसको जो है ना वर्बली कर सकते हैं कि 68 दिया है तो L+B कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब 34 को हम कैसे ब्रेक करें कि जो दोनों नंबर है डिफरेंस 2 आ जाए, तो आप तुरंत 18 और 16 लगा सकते हैं दिमाग, क्योंकि 18 18 36 होता है, 36 माइनस, आप क्या करेंगे सबसे, अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो उसमें क्या करेंगे आप देखिए रीजन क्या है, मतलब रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, सॉरी। अगर A+B आपका मान लीजिए दिया हुआ है 58, ठीक है 58, और आपसे बोला गया है कि A-B का जो वैल्यू है 4 है, A-B का वैल्यू क्या है 4 है, तो आप क्या कीजिए 58 में 4 जोड़ दीजिए, 58 में क्या कीजिए 4 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 62। 62 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 31, ठीक है 31 है ना। तो आपका जो A मान लीजिए A बड़ा है तो A आपका 31 हो जाएगा, B आपका क्या हो जाएगा, B इसमें 2 माइनस कीजिएगा तो डिफरेंस 4 बोला था ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है 27, डिफरेंस मैंने 4 बोला था, ठीक है क्लियर है। अगर मान लीजिए आपसे बोला कि A+B का वैल्यू आपको मिल गया है मान लीजिए 32, और आपको बोला गया है डिफरेंस इन दोनों का जो डिफरेंस है A और B का, यानी A बड़ा है आपका B से और A-B है मान लीजिए 8, A-B क्या है 8 है, तो 32 में 8 जोड़ दीजिए 40, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो गया 20, यानी आपका B 20 हो जाएगा, और इसमें 8 माइनस कीजिएगा तो A 20 हो जाएगा, और 8 माइनस कीजिएगा तो B 12 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 34 और 2 36 करते हैं, 36 बटा 2 18, तो बड़ा वाला 18, छोटा वाला 18 माइनस 2 16 हो जाएगा, ठीक है जी क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। पाइप
कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल इट इन 18 मिनट्स, while pipe C can empty the full tank in 36 minutes. If all the pipes are opened simultaneously, how much time will it take to fill the empty tank completely? बढ़िया क्वेश्चन है कि पाइप ए है ना, कोई पाइप ए है, टंकी को 12 मिनट में भर देता है, पाइप बी इसको 18 मिनट में भर देता है, और पाइप सी खाली करने वाला पाइप है, वो पूरा टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो बताइए खाली टंकी है ना, खाली टंकी कितने देर में भर जाएगा, पूरा खाली टंकी था कितने देर में भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव इफिशिएंसी काम करता है, जो निकालने वाला पाइप है उसका एफिशिएंसी क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे है ना। तो पाइप ए जो है 12 मिनट में टंकी को भर देता है, बी जो है आपका 18 मिनट में भर देता है, और सी इसे खाली कर देता है 36 मिनट में। तो सबसे पहले हम लेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, तो ये हो गया आपका 36। तो ए का एफिशिएंसी यानी ए जो है 3 यूनिट भरेगा 1 मिनट में, ठीक है। बी जो है आपका 2 यूनिट भरेगा 1 मिनट में, और सी जो है 1 यूनिट खाली करेगा 1 मिनट में, ठीक है जी। तो टोटल अगर हम देखें तो 36 जो है आपका कैपेसिटी है, ए जो है 3 यूनिट भर रहा है, बी आपका 2 यूनिट भर रहा है, और सी 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो इफेक्टिव देखें तो 3 तो 5 और -1 तो 4 यूनिट ही 1 मिनट में भरा जा रहा है। टोटल आपका 36 कैपेसिटी है, जिसमें से 4 यूनिट ही भरा जा रहा है, ठीक है। तो 36 कैपेसिटी है, 1 मिनट में 4 भरा जा रहा है, तो पूरा टंकी 9 मिनट में भर जाएगा, 9 मिनट में भर जाएगा, तो 9 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए डीलर्स कोस्ट फॉर ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल इट ₹2000 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही गेन्स 20% हिज मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज, ठीक है। एक डीलर जो है उसका प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है 2000 रुपये है, जिन्हें वो बेचना चाहता है। वो जो है पंखा पर 20% का छूट देता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि सीपी और एमपी में रेशियो क्या होता है, सीपी बाय एमपी क्या होता है, ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। 100 माइनस ये जो डिस्काउंट परसेंट लिखते हैं वो बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो ये रेशियो होता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो सीपी आपका 2000 रुपया दिया है ना, सीपी आपका 2000 है, एमपी आपको निकालना है, ठीक है जी। यही आपसे पूछा है कि सीपी आपका 2000 है, एमपी आपको निकालना है, उसका अंकित मूल्य निकालना है। डिस्काउंट देता है 20% का, तो 100 माइनस 20 यानी 80% का डिस्काउंट, यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका गेन कितना होता है, 20% का गेन होता है, ये हो गया आपका 100 प्लस प्रॉफिट होगा, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है जी। तो ये कट गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। तो 2 का वैल्यू 2000 के बराबर, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3000 के बराबर। 2 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 1000, तो 3 का वैल्यू 3000। तो मार्क प्राइस क्या होगा, 3000 रुपया। क्या होगा, 3000 रुपया। तो 3000 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़िया, अगला सवाल देखिए कि इन ए ट्रायंगल ABC DE BC where D is a point on AB and E is a point on AC, ठीक है। ये DE यहाँ पे क्या है, D पैरेलल टू BC, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। D क्या है, पैरेलल टू BC, where D is a point on AB and E is a point on AC. If E divides the area of triangle ABC into 2 equal parts, then DB ratio AB is equal to, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, ये सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है ना, सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें D जो है BC का पैरेलल है, जहाँ D AB पर एक बिंदु है और E AC पर एक बिंदु है। अगर D ABC के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है तो DB रेशियो AB निम्न में से किसके बराबर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप देखें तो आराम से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है आपका एक ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है, डी पैरेलल टू BC है, ये आपका ABC है। DE जो पैरेलल टू BC है, ये D है और ये E है, ये क्या है BC के पैरेलल है। जब BC के पैरेलल है, DE अगर BC के पैरेलल होता है तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC क्या होगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, ABC। कैसे होगा भाई, देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, और ये क्या है, कॉमन एंगल है।
ठीक है जी। तो जब तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होगा, क्लियर है जी। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो DE है वो क्या करता है, इस ट्रायंगल को सेम एरिया में डिवाइड करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या बोल रहा है, DE डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया क्या होगा, 1 होगा। सॉरी, इसका एरिया क्या होगा, हाँ इसका भी एरिया क्या होगा, 1 होगा। यानी ट्रायंगल ADE का एरिया अगर 1 है तो ये जो आपका DECB का एरिया क्या होगा, 1 होगा। तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ट्रायंगल ADE का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 1:2, ठीक है। ADE ट्रायंगल ADE का एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो 1:2 एरिया निकल गया। अब आपसे क्या कुछ पूछा जा रहा है कि देन DB/AB, आपको DB/AB निकालना है, ठीक है। DB/AB मतलब DB डिवाइडेड बाय AB, है ना, DB डिवाइडेड बाय AB। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो जो साइड का रेशियो होता है, साइड का रेशियो यानी अगर हम बात करें AD बाय AB क्या होगा, ये आपका अंडर रूट एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC होगा, ठीक है जी। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC होगा, ठीक है। जब भी आपका बेसिकली एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ADE डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ AB, ठीक है। स्क्वायर ऑफ AD डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ AB, यानी साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है एरिया का रेशियो, है ना, यही होता है। तो अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो AD बाय AB क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, AD बाय AB क्या हो जाएगा। तो AD बाय AB हो जाएगा आपका, AD बाय AB हो जाएगा, ये आपका क्या है, 1 है, ये आपका 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है जी। AD बाय AB क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है, यहाँ सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो AD आपका 1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है जी। यहाँ से AB क्या हो गया, √2 हो गया। तो जब यहाँ से यहाँ तक √2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका √2 - 1। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, √2 - 1, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, √2 - 1। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि DB/AB क्या है। तो DB/AB यही पूछा जा रहा है। तो DB क्या है जी, DB है आपका √2 - 1, क्या है, √2 - 1। रेशियो क्या है, AB क्या है जी, √2, है ना। AB क्या है आपका, √2। तो √2 - 1 रेशियो √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। √2 - 1 रेशियो √2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, है ना, सिंपल। अगला सवाल देखिए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ BC बराबर 20 देन QR इज इक्वल टू। तो अभी मैंने बताया था कि साइड का स्क्वायर, जैसे आपका साइड का स्क्वायर का जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए साइड S1 और उसका साइड S2, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, तो ट्रायंगल का एरिया है ना, एरिया 1 का स्क्वायर, सॉरी एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2, है ना, एरिया 2, यही आपको मैंने बताया। क्लियर है, यही आपका होता है ना। तो अगर मान लीजिए ABC सिमिलर टू PQR है, ट्रायंगल आपका ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB बाय BC, सॉरी AB बाय PQ, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR, ठीक है। ये इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर हम सबका स्क्वायर कर दें, इधर भी हम स्क्वायर कर दें, तो इस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ABC
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, यही होता है। ठीक है जी, यही होता है ना, यही होता है। तो यही होता है तो हम लोग कर लेते हैं ना, जब यही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको निकालना है क्यू आर का वैल्यू, है ना। तो बी सी का वैल्यू 20 दिया है, तो बी सी देखिए बी सी बाई क्यू आर है, तो बी सी का स्क्वायर, सॉरी अब यहाँ पे पहले आप देखिए बी सी का वैल्यू दिया है 20, ठीक है, और आपका क्या दिया है आपको, बी सी का वैल्यू 20 दिया है, क्यू आर निकालना है। ए बी सी का वैल्यू 16 दिया है और पी क्यू आर का 25 दिया है। तो ए बी सी यानी 16/25, 16/25 इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है जी, यही होगा, है ना, यही होगा। तो आप यहाँ बी सी का वैल्यू 20 मत भरिएगा, है ना, बी सी का वैल्यू 20 भरिएगा, फिर आप इस रूट स्क्वायर निकालिएगा, सब कुछ करना है। इससे बढ़िया क्या करेगा, हम स्क्वायर हटा के इसको कर सकते हैं ना, अंडर रूट 16/25 बराबर बी सी बाय क्यू आर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 16 भी आपका यहाँ पे क्या है, 16 का आपका अंडर रूट निकालना आसान है, 25 का भी अंडर रूट निकालना आसान है। इससे पहले जो अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था ना, अंडर रूट वाला, कि साइड का जो रेशियो होगा अंडर रूट एरिया का रेशियो के बराबर होगा, है ना, सेम आपका वही हो गया, है ना। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 4/5, है ना, 4/5 बराबर, आप बी सी का वैल्यू 20 भर दीजिए, बी सी बटा क्यू आर। अब मुझे एक बात बताइए, 4 का वैल्यू 20 के बराबर, है ना, गुना 5 हो रहा है, तो 1 का वैल्यू 5 के बराबर, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 25 के बराबर। तो क्यू आर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो सिंपल है, ये जो आपका थ्योरम मतलब कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि बेसिकली इस क्लास में मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा, है ना। क्लास का नाम ही है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करना, ऐसा नहीं क्वेश्चन को मैं बना के निकल जाऊँ। अगर आप क्वेश्चन को बना के निकलना चाहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जाएंगे कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम में सीधे आपको क्या करना है, 16/25 है तो अंडर रूट करना है, ये सीधे आप 4/5 लिखेंगे और यहाँ 20/QR, सीधे आपका यही आंसर आना चाहिए। एग्जाम में जब आएंगे ना तो यही वाला लास्ट आपका स्टेप बनाना चाहिए। ये स्टेप अगर आप करने लगे तो आप सोच लीजिए कि आपका SSC नहीं निकलेगा, है ना, सीधा बात बता रहा हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर ये 16/25 करके BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर करें, फिर आप ये स्टेप लिखें एग्जाम में, अगर ये स्टेप लिखने लगे तो क्यों स्टेप मार्किंग नहीं मिल रहा है ना, स्टेप मार्किंग नहीं मिल रहा है, तो आपका एग्जाम में जो दिमाग चलना चाहिए ना, जो एग्जाम में आपका दिमाग चलेगा वो आपका यहीं पे आके ख़त्म, मतलब यहीं पे स्टार्ट होना चाहिए कि आपका दिमाग में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिए तो आपका ये स्टेप आए कि यही स्टेप आपको एग्जाम में रखना है। सीधे आप 4 का वैल्यू 20 का यानी ए का वैल्यू 5, 5 का वैल्यू 25, 25 आपने आंसर लगाया और आगे बढ़ा। तो कितना टाइम लगा, 10 से 12 सेकंड में बन जाएगा ना सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि x - 1/x बराबर 6 है, तो x² - 1/x² का वैल्यू निकालना है। सिंपल, अभी हम लोगों ने x का पावर 8 - 1/x का पावर 8 निकाला था, तो x² - 1/x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 1/x² को हम लिख सकते हैं x + 1/x, क्या लिख सकते हैं x + 1/x, और हम लिख सकते हैं x - 1/x, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे x - 1/x का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6। तो अभी मैंने आपको बताया था कि x - 1/x का वैल्यू अगर k है तो x + 1/x का वैल्यू क्या होता है, k² + 4, क्या हो जाएगा k² + 4 यानी 36 + 4, इसको अगर हम k मान लें, ये क्या है k, 36 + 4 यानी 40, अंडर रूट 40, तो ये हो जाएगा आपका 2√10, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 2√10, क्या हो जाएगा 2√10, है ना, ये 2√10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 2√10 है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 12√10। तो आंसर आपका 12√10, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। ए बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 45 km/h while the river is flowing at a speed of 15 km/h. The time taken to cover a distance upstream is 9 hours more than the time taken to cover the same distance in downstream. Find the distance. ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या है कि एक बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में 45 km/h, यानी स्टिल वाटर का स्पीड क्या है 45 km/h, बोट का स्पीड क्या है 45 km/h, और रिवर जो फ्लो कर रहा है यानी करंट का स्पीड क्या है 15 km/h। तो एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, ये आपका नदी है, एक नदी थी, ठीक है, एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के चलती थी, एक नदी थी, है ना, बहुत ही बढ़िया गाना है, सुनिएगा कभी आप लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पे आते हैं ना, ठीक है।
तो ये नदी है, ठीक है, ये नदी एक बोट वाला है, मतलब बोट जो है, ये बोट जो है आपका, मान लीजिए ये बोट है। अच्छा, बोट ऐसे नहीं बनता है ना उल्टा मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका वो रहता है ना, जैसे भी बनता है ना। चलिए ये बोट हम बना देते हैं, मेरे लिए तो यही बोट है। ये तो बकेट बन गया, बोट में नीचे आपका यहाँ पे रहता है ना ऐसे, ठीक है, तो ये बोट बना दिया मैंने, ठीक है, बी लिख देते हैं यार, सबसे बढ़िया है ना, सिंपल। तो बोट जो है 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलता है और रिवर का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से बोट यहाँ ए से लेके पी से लेके क्यू तक जाता है, ठीक है, पी से लेके क्यू तक जाता है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, ठीक है जी, ये डिस्टेंस डी है। तो रिवर मान लीजिए ऐसे बह रही है, रिवर जो है इस डायरेक्शन में बह रही है, रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है। तो बोट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, और बोट जब इधर आएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करा, द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 9 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी जब बोट पी से क्यू तक जाता है, ठीक है, जब बोट पी से क्यू तक जाता है और वही बोट क्यू से जब पी तक आता है तो उसको 9 घंटा ज़्यादा लगता है। यानी यहाँ पे आपको 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 9 आवर्स मोर लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए बोट पी से क्यू 10 घंटे में जा रहा है, मान लीजिए बोट पी से क्यू 10 घंटे में जा रहा है, तो क्यू से पी आने में इसको 19 घंटा लग रहा है। ये माना है, अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लग रहा है, वापस आने में उसको 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है, वापस आने में 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम में 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो जाता है ना। तो देखिए सीधे मान लेते हैं डिस्टेंस, अब क्या है यहाँ पे टाइम सेम है ना, टाइम सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम सेम रहने से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधे बेसिक मेथड से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखें, सॉरी टाइम सेम बोल रहा हूँ, डिस्टेंस सेम है, माफ़ कीजिएगा, डिस्टेंस सेम है ना, टाइम सेम का है, टाइम यहाँ 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस सेम है, माफ़ कीजिएगा, वापस लेता हूँ मैं अपने शब्द को, है ना। चलिए, तो डिस्टेंस सेम है, तो मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, इसका जो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा आपका 45 + 15, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है जी। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका 45 - 15, अप क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसमें टाइम क्या लग रहा है, 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लगा और यहाँ पे जो टाइम लगा, इसका डिफरेंस क्या है, 9 घंटे का, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जो वापस आने में जो टाइम लगा, डिफरेंस क्या है, 9 घंटे का, यानी टाइम का डिफरेंस क्या है, 9 घंटे का। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है जी। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगा वो क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, डी है, स्पीड क्या है, 60 है, स्पीड क्या है, 60 है। ये डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम है ना। डाउन स्ट्रीम में जब आप जाएंगे तो पी से क्यू जाने में इतना टाइम लगा, ठीक है, माइनस करेंगे इसमें, तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो -9 हो जाएगा, टाइम अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा, तो ये होगा D/30। ये अप स्ट्रीम में जाने का टाइम है, ये अप स्ट्रीम में जो जाने का टाइम है इतना है, ठीक है, क्लियर है। जब अप स्ट्रीम में आप क्यू से पी आ रहे हैं तो ये टाइम लगेगा। स्पीड क्या है आपका, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है आपका D, ये टाइम लगा। और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, D/60, क्या लगा, D/60, क्लियर है। इसका वैल्यू 9 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या है कि जब अप स्ट्रीम में जाता है तो 9 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये टाइम क्या है, ये टाइम है अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का टाइम, ये क्या है, अप स्ट्रीम का टाइम, अप का टाइम, ठीक है, यूपी का टाइम, यूपी का टाइम आ गया। तो अप स्ट्रीम का टाइम है, और ये क्या है, ये है आपका डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन का टाइम, ठीक है जी, ये क्या है, डाउन का टाइम। तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है, डाउन का टाइम है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में 9 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, है ना। अगर अप स्ट्रीम में मान लीजिए x + 9 लगता है, तो हम इसमें से अगर x माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, है ना। यही डिफरेंस यही होगा ना। चलिए, तो वही कह रहा है तो अप स्ट्रीम में जो टाइम है, डाउन स्ट्रीम में माइनस करेंगे तो 9 घंटा हो गया, क्लियर है। इतना ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, सभी लोग समझदार हैं यहाँ, है ना। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप D का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका D, अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये तो काट देंगे ना, काट के उधर चल नहीं, या अगर D कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/30
माइनस 1/60, ये हो गया आपका 9। ठीक है जी। तो डी अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1, 1 बटा डी गुना 1/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी गुना 1/60 बराबर 9। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आपका 540 किलोमीटर। तो 540 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्लियर है। चलिए, तो ये डाउन अप स्ट्रीम का टाइम था, माइनस किए डाउन स्ट्रीम का टाइम, डिफरेंस क्या है 9। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35% इफ ए स्टूडेंट हु गोट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 मार्क्स, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा कि परीक्षा में पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। एक स्टूडेंट को 210 नंबर मिला, ठीक है, और 14 नंबर से फेल हो गया। तो बताइए मैक्सिमम मार्क कितना था, यानी फुल मार्क्स कितना था। फुल मार्क्स हमेशा 100% होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फुल मार्क्स हमेशा क्या होता है आपका 100% होता है, ये होता है आपका 100%। तो पास जो है 35 मार्क्स है ना, 35 मार्क्स पास है, तो 35 मार्क्स में पास हो जा रहा है, 35 मार्क्स में क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट को 210 नंबर मिल रहा है, 14 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो उसको अगर 14 नंबर और मिला होता तो पास हो जाता। किसी स्टूडेंट को 210 नंबर मिल रहा है और वो 14 नंबर से फेल हो गया, तो अगर वो 14 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता। तो स्टूडेंट जो है अगर 14 नंबर और ले आता तो उसको 224 नंबर मिल जाता, और 224 नंबर में वो पास हो जाता। तो 35% पास का वैल्यू, यानी 35% का वैल्यू किसके बराबर है, 224 के बराबर। ठीक है, अगर वो 14 नंबर और ले आता है तो 224 नंबर ले आता, और 224 नंबर लाने के बाद वो पास हो जाता। जब पास हो जाता है तो उसको 35% नंबर मिलता है, यानी 35% का वैल्यू 224 के बराबर। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, फुल मार्क्स आपसे पूछा है, फुल मार्क्स कितना होता है, 100% के बराबर होता है। क्या होता है, 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 7/20। तो 7 का वैल्यू अगर 224 के बराबर, तो आपको 20 का वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, क्लियर है। ये आप करते फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। 35% का वैल्यू 224 के बराबर है, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, या 5% का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत तरीका है। अगर आप यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, और ये हो गया 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14। तो 5% का वैल्यू जो है आपका 32 के बराबर है। क्या है, 32 के बराबर। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 32 गुना, ये गुना 20 हो रहा है ना, गुना 20 हो रहा है, तो यहाँ पे गुना 20 करेंगे तो 640 नंबर। तो 640 नंबर फुल मार्क्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 640 नंबर। फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, ये याद रखिएगा, फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड मदर इज 5000, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द मदर एंड हर सन इज 6000। Son is 6000. The average monthly income of father and son is 10,000. Find the monthly income of the father. ठीक है, मतलब पिता और माता की औसत मासिक आय 5000 है, माता और उसके बेटी की औसत मासिक आय 6000 है, और पिता उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 है। तो पिता की मासिक आय ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल है ना। क्या है, फादर और मदर, फादर और मदर का एवरेज मंथली इनकम है आपका 5000। फादर और मदर का एवरेज मंथली इनकम 5000 है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, है ना, 10,000 हो जाएगा। टोटल इनकम क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 की जगह हम 10 ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मदर और हर सन, मदर और बेटा, माँ और बेटा का एवरेज इनकम है 6000, तो सम ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 12,000 हो जाएगा। ठीक है जी। और पापा यानी पिता और बेटे, पिता और बेटे की इनकम क्या है, एवरेज इनकम है 10,000, तो सम ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, 20,000, टोटल इनकम 20,000। तो अगर आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 फादर प्लस मदर प्लस सन आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 12 32 और 10 42। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, बटा 2 21, क्या हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। फादर प्लस मदर प्लस सन, यानी माता पिता और पुत्र तीनों मिलाकर जो कमाते हैं वो 21,000 कमाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पिता कितने कमाते हैं ना, फादर का इनकम पूछा जा रहा है। तो अगर हम मदर और सन का इसमें घटा देंगे तो फादर का निकल जाएगा, है ना। मदर और सन का इनकम घटा देंगे तो फादर का निकल जाएगा। तो 21 में से हम मदर और सन का इनकम घटा देंगे तो मदर और सन का इनकम कितना है, 12 है। ठीक है, 12 घटा देंगे तो ये फादर का इनकम निकल जाएगा 9,000 रुपया। तो 9,000 हो जाएगा फादर का इनकम। फादर का इनकम कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। क्लियर है। ठीक है, तो 9,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए,
कि राम राइड्स एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक अ ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। फाइंड द टाइम दैट राम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा कि राम जो है 36 किलोमीटर का स्पीड से चलता है और हर 10 मिनट चलने के बाद वो 5 मिनट रुकता है, कुछ पीता है ना, कुछ चाय वाय पीता होगा, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट चलने के बाद चाय पीता है, फिर अगला 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट नहीं है 10 किलोमीटर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 किलोमीटर चलने के बाद चाय पीता है, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुक कर चाय पिएगा, है ना। तो इस तरह से हर एक 10 किलोमीटर के बाद वो चाय पी रहा है, ठीक है जी। तो बताइए 84 किलोमीटर जाने में राम को कितना टाइम लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन। राम मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, राम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है जी। राम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहला 10 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर दूसरा 10 किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर चल गया, ठीक है जी। 80 किलोमीटर चल गया राम, और 80 किलोमीटर चलने के बाद हर एक बार 5 मिनट का ब्रेक लेता है ना। तो यहाँ 10 किलोमीटर चला, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 10 किलोमीटर चला, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 10 किलोमीटर चला, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 10, 5, 10, 5, साथ में बोलिए 10, 5, है ना, 10, 5, 10, 5। तो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करेगा, 4 किलोमीटर चल जाएगा, उसके बाद पहुँच गया तो आप ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। जब वो पहुँच गया तो क्यों ब्रेक लेगा, है ना, घर पहुँच गया तो फिर घर में अपना सोएगा, चाय तो नहीं पिएगा ना, तो ब्रेक नहीं लेगा। तो कितने बार ब्रेक लिया, तो देखिए कितने बार ब्रेक लिया, 5-5 मिनट का कितने बार ब्रेक लिया, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 बार ब्रेक लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार उसने ब्रेक लिया, ठीक है जी, ठीक है। कितने बार लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार उसने ब्रेक लिया, ठीक है। तो यानी 8 बार ब्रेक लिया 5-5 मिनट करके, तो टोटल ब्रेक कितने के लिए, 40 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड हमेशा 36 किलोमीटर पर आवर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है, ये 84 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 84 किलोमीटर, कितना चला है, 84 किलोमीटर। तो अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, तो 84 किलोमीटर चला है 36 का स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। टाइम मिनट में निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है तो हम मिनट में करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसका जो टाइम लगा, अब यहाँ पे समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा कि यहाँ से यहाँ 84 किलोमीटर है, ठीक है, 84 किलोमीटर है, 36 का स्पीड से चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। अगर राम, ठीक है, राम ही है ना, अगर राम यहाँ से लेके यहाँ तक बिना ब्रेक का जाता, मतलब सीधे यहाँ से निकलता और सीधे घर में पहुँचता, भाई कहीं चाय वाय पीता नहीं है ना, कहीं चाय वाय नहीं पीता, तो उसको कितना टाइम लगता है, 84/36 लगता है ना। अगर यहाँ से निकलता और सीधे घर पहुँचता तो 84/36 टाइम लगता है। लेकिन वो 40 मिनट का ब्रेक लिया, 5-5 मिनट करके 8 बार, तो उसको टाइम और 40 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ अगर सीधे निकलता तो इतना टाइम लगता, अगर सीधे निकलता राम तो इतना टाइम लगता है ना, सीधे निकलता तो इतना टाइम लगता, लेकिन 40 मिनट का जो उसने ब्रेक ले लिया तो 40 मिनट और हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 20, तो ये हो गया 20 सत्ते 140 और 40 180 मिनट। तो राम को 180 मिनट लगा घर पहुँचने में, ठीक है। अगर चाय पानी पिया तो 180 मिनट, चाय पानी नहीं पीता तो 140 मिनट लगता, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए कि द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए राइस आर सेम ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन, द सेलर अर्न्स a 15% profit. If ₹X is the cost price of 1000 gram rice and the machine is changed which shows 100,000 gram instead of 950 gram, what should be the selling price now to get the same percentage of profit? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना आपको फंसाने के लिए दिया जाता है ना, फंसाने के लिए दिया जाता है, फंसाने के लिए इसलिए क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे उलझ के रह जाएंगे, यहाँ पे इस ये लाइन जो है ना, ये लाइन में बहुत लोग उलझते हैं, समझिएगा कैसे उलझेंगे। पहले क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य ₹X है और मशीन को बदल दिया जाता है तो जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम में दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए आप विक्रय मूल्य में क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए समझिएगा, है ना, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे फंसते हैं। तो बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करें, कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 15% का प्रॉफिट कमाएंगे, 15% का प्रॉफिट कमाएगा तो इसमें लगाएंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो वो सब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कुछ मानेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आपका जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, बस ये जो है ना थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए दिया है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, अच्छा से देखिएगा तो ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक सेलर है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। वो ये बताता है कि मैं अगर 1000 रुपया में ख़रीद के ला रहा हूँ, 1000 रुपया में ख़रीद के ला रहा हूँ तो 1000 रुपया में ही बेच रहा हूँ, 1000 रुपया में बेच रहा हूँ। अगर CP मेरा 1000 है तो SP भी 1000 है, ये बताता है ना, लेकिन वो करता नहीं है, वो करता नहीं है। वो 1000 के बदले कुछ और CP में बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस तो मान लीजिए 1000 रुपये में ख़रीद के लाया और 1000 रुपये में बेच दिया, ये उसने बताया, सबको बता रहा है, ढिंडोरा पीट रहा है कि जितना मैं खरीद के लाता हूँ भाई उतना मैं बेच देता हूँ, मैं दानवीर हूँ, है ना, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मैं कुछ पैसे नहीं कमाता। लेकिन वो एक नंबर का चोर है, क्या है, चीटर है। चीटर इसलिए क्योंकि वो सेलर ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट। अब क्या बोलता है कि बोलता तो है 1000 में खरीद के लाया, 1000 में बेच दिया, लेकिन वो एक मशीन जो गलत तोलता है ना, एक मशीन जो यूज करता है जिससे गलत वेट तोलाता है ना, तो मशीन जो है, मशीन का खराबी की वजह से, मशीन ख़राब नहीं है, मशीन को उसने ख़राब बना दिया है ना, तो मशीन का ख़राब की वजह से उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता है। यानी 1000 में जब बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना, ये बस आपको ऐसे दिया हुआ था। इसका बस एक ही लेना देना है कि यहाँ पूछा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मतलब अब क्या सेलिंग प्राइस होगा कि उसको 15% का ही प्रॉफिट हो जाए, ठीक है जी। तो बस ये है कि एक सेलर है जो बोलता है कि 1000 रुपये में खरीद के लाएँ, 1000 रुपये में बेच रहे हैं। यानी मान लीजिए फिर ये भी बोलता है कि X रुपया में खरीद के लाएँ, X रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन मशीन जो है वो फॉल्टी मशीन मतलब फॉल्टी वेइंग मशीन यूज करता है, ख़राब मशीन यूज करता है, जिसकी वजह से उसको जो है कम तोलता है। वो क्या करता है, कम तोलता है और उसको सेम कॉस्ट प्राइस में बेच देता है ना, कॉस्ट प्राइस में ही बेच देता है, और उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता है। कितना हो जाता है, 15% का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन आगे समझिएगा कि अगर ₹X इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड द मशीन इज चेंज्ड विच सोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। अब क्या किया है ना, वो पकड़ा गया होगा, ठीक है, पकड़ा गया तो उसने दूसरा मशीन ले आया, लेकिन इतना बदमाश, मतलब इतना ज़्यादा बदमाश निकला कि उसने क्या किया, फिर से ख़राब मशीन लाया, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम ख़राब लाया, है ना, इस बार थोड़ा कम ख़राब लाया, ठीक है जी। तो इस बार जो लाया उसमें क्या होता है, वो 1000 ग्राम जब बेचता है, 1000 ग्राम जब बेचता है तो ये 1000 ग्राम बोलता है कि 1000 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ 950 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, 950 ग्राम ही तोलता है, ठीक है। एक मशीन जो लाया इस बार क्या लाया कि 1000 ग्राम राइस, ठीक है, X इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड द मशीन चेंज विच सोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम राइस खरीद के लाया, ठीक है, इसका दाम X रुपया है, 1000 ग्राम राइस, ठीक है, 1000 ग्राम राइस है, इसका दाम X रुपया है, ठीक है, X रुपीज़। तो हम अभी X रुपीज़ से काम नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया का राइस खरीद के लाया, ठीक है, 1000 रुपया का राइस खरीद के लाया और 1000 रुपया का राइस की जगह वो 950 रुपया का ही राइस दे रहा है, ठीक है जी। समझ में आया, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आप समझते हैं, फिर से नहीं, आप क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम की जगह आप 950 ग्राम ही तोलता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व होगा कि हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया का उसने सामान खरीद के लाया, 1000 रुपया का सामान उसने खरीद के लाया, ठीक है। हम X को अभी भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे X को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि X में ही आपका क्वेश्चन में आंसर दिया है, यहाँ भी आपका X होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, X को ध्यान में रखना है। लेकिन अभी हम X को भूलते हैं थोड़ा देर के लिए, जब क्वेश्चन बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया का वो सामान खरीद के लाया, है ना, 1000 रुपया में 1000 ग्राम सामान राइस खरीद के लाया, 1000 रुपया में 1000 ग्राम राइस खरीद के लाया। तो 1000 रुपया में उसने 1000 ग्राम राइस खरीद के लाया, और लेकिन वो आदमी बोल रहा है कि हम 950 ग्राम ही बेच रहे हैं, 950 ग्राम ही बेच रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस
नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब उसको सेम परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए जो उसने पहले कमाया था, यानी पहले कितना कमा रहा था, 15% प्रॉफिट कमा रहा था। जो पहला वाला मशीन था उससे 15% प्रॉफिट कमा रहा है। अब जो मशीन लाया उसमें 1000 के बदले 950 ग्राम ही तोला रहा है, उसमें भी उसको 15% प्रॉफिट चाहिए। तो जब 15% प्रॉफिट चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, 1000 रुपया में लाया, लेकिन कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इसका 950 रुपया है ना। 950 ग्राम का कितना दाम होगा, 950 रुपया ही होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, ठीक है जी। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 950 ग्राम का दाम 950 रुपया, ठीक है जी, क्लियर है। तो 950 रुपया का सामान कितना में बेचें कि उसको 15% का फ़ायदा हो जाए, बस यही आपसे पूछा हुआ था, है ना। ये इतना क्वेश्चन का जो मेन मतलब था ना कि 950 रुपया का सामान कितना में बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। अब बाद में आपको एक्स चिपकाना है, कैसे करेंगे देखिएगा, है ना। तो 950 रुपया का सामान कितना में बेचे कि उसको कितना का फ़ायदा हो जाए, 15% का फ़ायदा हो जाए। तो 15% का फ़ायदा, 15% क्या होता है, 15% होता है आपका 3/20, यानी 20 का सामान आपको 3 प्रॉफिट में 23 में बेचना है। यानी 950 को कितना में बेचें कि आपको 23 का फ़ायदा हो जाए। तो 950 यानी 20 का वैल्यू किसके बराबर, 950 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 20 का सामान आपको किस में बेचना है, 23 में बेचना है। 20 का सामान आपको किस में बेचना है, 23 में बेचना है। तो 20 का वैल्यू 950 के बराबर, तो 23 का वैल्यू आपको निकालना है। 23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो काट देंगे, जीरो काट देंगे। एक का वैल्यू हो जाएगा 95/2, 95/2 गुना 23। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कितना हो गया, देखिए यहाँ हमको करेंगे, यहाँ पे काटिए, ठीक है। 20 का वैल्यू 950 के बराबर, तो 23 का वैल्यू 5 दिया 15, 95 गुना 23 कर दीजिए, 23 गुना 2300 माइनस ये 2300 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे 2300 माइनस ये हो जाएगा 115, 5 9 सॉरी 8 9 1 5 हो गया, यहाँ बचा 9 8, ठीक है। ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा आपका 1, 1185/2, ये हो जाएगा आपका 1 सेकंड 2185 होगा, है ना। 2185 होगा, माफ़ कीजिए, 2185/109, फिर आपका हो जाएगा 2.5, ठीक है। 1092.5 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखिए जो आंसर होगा ना, ये 10925 जहाँ पे होगा वही आंसर होगा, 10925 ये आपका आंसर हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। लेकिन अगर x में आपको चाहते हैं कि x वहाँ दिया है तो x को कैसे जस्टिफाई करें, है ना, x को कैसे जस्टिफाई करें। अब समझिएगा सीधा कि अब देखिए 1000 रुपया में, ठीक है, 1000 रुपया में जब आप कोई सामान लाते हैं, 950 ग्राम तोलते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं 15%, तो उसको 1092 में बेचते हैं, 1092 में बेचते हैं, ठीक है। तो 1000 का वैल्यू x के बराबर, 1000 का वैल्यू अगर x के बराबर है तो 1992.5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1092.5 रुपीज़ का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा x/1000 गुना 1092.5। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो है ना, तो ये हो जाएगा 1.0, ये क्या हो जाएगा आपका 1.0925x, ठीक है जी। तो 1.0925x के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, क्लियर है। चलिए, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ cos 41 sin 49 का वैल्यू निकालना है, cos 41 sin 49। तो देखिए अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, sin b के बराबर, ठीक है। cos a इक्वल टू क्या होता है, sin b, ठीक है। तो
तो यहाँ देखिए 41 और 49 क्या होता है, 41 और 49 90 हो गया, तो ये cos 41 क्या होगा, sin 49 के बराबर होगा, sin 49 के बराबर, तो sin 49 कट गया, और यहाँ पे सेम इसी तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा sin cos 39, तो ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1, ये हो गया आपका 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है जी। चलिए लंबा क्लास चला गया आज ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फटाफट करते हैं। इन द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 3 सेंटीमीटर, इफ वन एंगल इज थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, थीटा, हाइपोटेनियस 5 है, ठीक है जी, और बेस 3 है, बेस 3 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 4 होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा अगर आप देखें तो हाइपोटेनियस 5 है, हाइपोटेनियस कितना है, 5 है, बेस 3 है आपका, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, tan थीटा क्या होता है, p/b यानी 4/3, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है ना, फटाफट कीजिए। तो 12.5 - 7.8 - 4.6, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 में से अगर हम इसको 8 कर दें, 4.5, 4.7, ये 4.7 - 4.6, ये 0.1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है, 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे 3.5 - 4.5 - 0.1 यानी हो जाएगा -1.5, यहाँ पे -1.5, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, -1.5, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 0.08 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 1.5, तो हो जाएगा आपका 1.58 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको बढ़िया समझिएगा। ये आपका एक पाई चार्ट है ना, सॉरी पाई चार्ट बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, टेबल है। तो ये टेबल समझिएगा, टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ 4 डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड with each student being in only one department. The table also shows the number of students of these 4 departments in 5 different colleges with the total number of students being 2080. यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया, ये जो टेबल है ये 5 तरह का कॉलेज है, 5 तरह कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने ने मैकेनिकल लिया, कितने सिविल लिया, कितने कंप्यूटर साइंस है, कितने अप्लाइड वाले हैं, ये उनका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। सारे कॉलेज मिलाकर टोटल 2080 स्टूडेंट है, सारे कॉलेज मिलाकर टोटल 2080 स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से टेबल को सॉल्व करेंगे। तो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी मद्रास, then what is the difference between the total number of students who study in applied department in these 2 colleges and that of student who study in civil department in these 2 colleges, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आईटी बॉम्बे में वो 20% कम है आईटी मद्रास से, तो आईटी बॉम्बे में जितने स्टूडेंट हैं वो आईटी मद्रास वाले से 20% कम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन द अप्लाइड डिपार्टमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन द अप्लाइड डिपार्टमेंट ऑफ बोथ द कॉलेजेज, ठीक है, बोथ द कॉलेजेज एंड द स्टूडेंट हु स्टडी इन द सिविल डिपार्टमेंट ऑफ दिस 2 कॉलेजेज, और जो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो सिविल डिपार्टमेंट में दोनों कॉलेज में जो पढ़ते हैं उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन सीधा साधा एक लाइन में कि जो आपके आईटी बॉम्बे और आईटी मद्रास में, बॉम्बे में जो स्टूडेंट हैं आईटी मद्रास से 20% कम है, ये दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आईटी बॉम्बे और आईटी मद्रास में अप्लाइड वाले जितने हैं, मतलब दोनों कॉलेज मिलाकर जितने लोग अप्लाइड में हैं, यानी अप्लाइड में जितने आईटी बॉम्बे में जितने अप्लाइड वाले हैं और आईटी मद्रास में जितने अप्लाइड वाले हैं, इनका जितने स्टूडेंट हैं, ये दोनों मिलाकर जितने स्टूडेंट हैं, और सिविल में दोनों कॉलेज मिलाकर जितने स्टूडेंट हैं उनका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है जी। क्लियर है। तो चलिए ये बोला 20% कम है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 1/5, क्या होता है 1/5, तो ये अगर 5 है तो ये 4 है, ठीक है। और 2080 बोला है, पूरा सम कितना है 2080, तो 4 3 7 और 4 1180 हो गया इनका सम, तो 2080 में से 1180 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 9, तो 9 का वैल्यू क्या है 900 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू होगा आपका 100 के बराबर, क्या होगा 100 के बराबर, तो ये हो गया आपका 400 और ये हो गया आपका 500, यहाँ हमने निकाल लिया, ठीक है जी, ये आपका निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इनका जो सम है और इनका जो सम है उसका डिफरेंस निकालना है, बेसिकली यही बोल रहा है। तो 32%, 400 का 32% कितना हो गया, 32 चौके 128, ये हो गया आपका 128, ठीक है जी। और 35 गुना 5 कितना होता है, 35 दूनी 70, 140 175, तो ये जोड़ दीजिए 8 5 13, 7 2 9, 1 10,
7 2 9 1 10, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है 303। अब यहाँ पे देखिए सिविल में पूछ रहा है तो 18 चौके 72, क्या हो गया 72, और 25 25 से 125, तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7 2 9, 197। अब पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये हो गया डिफरेंस क्या है 303 माइनस 197 कितना होता है आपका 106, तो डिफरेंस कितना हो गया 106, तो 106 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, तो 106 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और लास्ट सवाल है ना, थोड़ा क्लास मतलब ज़्यादा लंबा खींच गया ना, 1 घंटा 25-26 मिनट का क्लास हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी है ना चीज़ें जब ज़्यादा समझाने लगूँ तो टाइम लग जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या कर रहा है कि 2 पाई चार्ट हैं, इस पाई चार्ट में अपीयर्ड स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है और पास्ट स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। 5 अलग अलग किसका दिया था, 5 अलग अलग सेक्शन का, क्लास 12 का प्लस 5 अलग अलग सेक्शन का अपीयर्ड स्टूडेंट और पास्ट स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई, ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में जितने अपीयर हुए हैं कैंडिडेट, तो सेक्शन ई में कितना अपीयर हुआ है 58 डिग्री, यहाँ पे डिग्री में दिया है 50 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 58 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है जी। तो सेक्शन ई में कितने हैं 58 डिग्री दिया हुआ है, क्या टोटल 360 डिग्री है। ये पाई चार्ट क्या होता है 360 डिग्री बताता है, और परसेंटेज में कितना बताता है 100%, याद रखिएगा। तो टोटल 360 डिग्री में 58 डिग्री जो है आपका ई में अपीयर हुए हैं, क्लास ई के अपीयर स्टूडेंट है, ठीक है जी। और टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं 1800, कितने 1800, ठीक है। आपको 1800 से मतलब नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई, ठीक है। तो ये 58 डिग्री को आपको परसेंटेज वैल्यू में निकालना है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए इस पाई चार्ट का वैल्यू 100% होता, इस पाई चार्ट का वैल्यू 100% है, तो इस 58 डिग्री का कितना परसेंट होगा, 58 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में जितने लोग अपीयर हुए हैं उसका क्या परसेंट है टोटल में से, टोटल जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उसमें से सेक्शन ई वाले का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 360 डिग्री जो होता है वो आपका 100% बताता है, तो 58 डिग्री कितना परसेंट बताएगा, 58 डिग्री आपका बताएगा 100/360। देखिए ये आपको याद रखना है, ये 100/360 कितना होता है, ये होता है आपका 5/18, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, 100/360 मत लिखिएगा, 5/18 गुना 58, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 29, 29 × 145/9, 145/9, तो ये हो गया आपका 1, 5, 9 × 6 = 54, 16.1%, 16.1% क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्वेश्चन किया, बढ़िया क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। तो बढ़िया आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, थोड़ा आज का क्लास लंबा हो गया ना, 1 घंटा लगभग 1.5 घंटे का क्लास हो गया। चलिए कोई बात नहीं, है ना, कभी कभी चीज़ें ज़्यादा समझाने से टाइम निकल जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।